द टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा रिविजन करा ले कल के क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं। स्टीरियोटाइप पढ़ाया था। स्टीरियोटाइप क्या होता है? कुछ चीजें जो आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के बारे में सोचते हैं और जिसकी वजह से आप उस पर्सन से जानने की बजाय, ठीक है, उस पर्सन को जज करते हैं। ये जाने की वो कैसा है उससे पहले ही आप जज कर लेते हैं कि ये इस एरिया से आया है या पर्टिकुलर कम्युनिटी। बच्चे माइक म्यूट रखिए। यस, पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इस ये सारी चीजों की वजह से आप यहाँ पर उनको जज करने लगते हैं। ठीक है। हेलो इफेक्ट होता है जब आपका जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है, मतलब आपने कोई एक चीज देख ली एक पर्सन को करते हुए, तो आपने उसी बेसिस पे जज कर दिया कि ये पर्टिकुलर काम वो ऐसा कर रहा है तो बाकी काम भी वो ऐसा ही करता होगा हमेशा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जज कर रहे हैं यहाँ पर उस बेसिस पे कि आपने देख लिया उसे एक पर्टिकुलर काम करते हुए, इस तरीके से बाकी नहीं देखा। ठीक है, गिव मी अ मिनट। यहाँ पे कुछ चैट वेटिंग रूम में देयर आर पीपल फ्रॉम अदर बैचेस। ओके, यस। सो हेलो इफेक्ट का मतलब कि आपने एक चीज के बेसिस पे, मतलब एक इवेंट के बेसिस पे आपने देखा कि वो खाना कैसा खा रहा है, कपड़े कैसे पहन रहा है या दिख कैसे रहा है, इस बेसिस पे आपने जज कर लिया कि वो पर्सन काम कैसा करता है या कैसे किस टाइप का पर्सन है, क्या क्या सोचता है, ये सारी चीजें जज कर लिया आपने बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एक सिंगल इवेंट या फिर एक कुछ फ्यू इवेंट्स के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपने यहाँ पर उन्हें जज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब कि आपको क्या चीजें पता है या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मान लीजिए नहीं है, तो यहाँ लिखा क्या है, समटाइम्स सबऑर्डिनेट्स में लैक द अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस and involve the communication on in dissimilar direction in general or the exacting subject matter। मतलब कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये आपका जो सबऑर्डिनेट्स है या सुपीरियर है वो जान ही नहीं रहा है कि अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, और अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन को किसी और को दे दिया या जिसको नहीं देना चाहिए था उस पर्सन को दे दिया, तो क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों पे जो है आप ध्यान नहीं देते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो कंपनी है वो आपको कहेगी कि अगर कोई साइड इफेक्ट है किसी चीज में या कोई नुकसान हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा जो गलत है, नेगेटिव है आपको प्रोजेक्ट को लेकर, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो क्लाइंट से छुपा लेती हैं। ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अगर क्लाइंट को पता चल गया तो हो सकता है कि वो ये डील नहीं साइन करे या फिर ये डील नहीं दे। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व है तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क नहीं लेना पसंद करते। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आप उनको दे नहीं रहे हो या आपको ये नहीं पता कि अगर मैंने नहीं बताया तो कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल, फॉर वेरी बेसिक एग्जाम्पल अगर हम ले, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका आपको यहाँ पर टारगेट मिला कि आपको प्रोजेक्ट मिला कि ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आप उस मान लीजिए जिस एरिया में कंस्ट्रक्ट करना है वहां पर जो चीज कंस्ट्रक्ट करने वाली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल खोलना है तो उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पर आप हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत कम लोग होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में हॉस्पिटल खोलते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह होता है, उससे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्लस वहां पर अगर कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर हो रहा है जहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे सही जगह डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके केमिकल गैसेस हैं वो चिमनी के थ्रू बस छोड़ दिए जा रहे हैं हवा में। ठीक है, जो आपका केमिकल बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट यानी कि
जो कुछ ऐसा नुकसान वाला चीज जो कुछ रिएक्शन के बाद अपने आप ही निकल जाता है, उसमें आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते, उसे नहीं बनना चाहिए ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो बाय प्रोडक्ट्स को आपको डिस्पोज अच्छी तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज वो आसपास की चीजों को इफेक्ट करता है जहां भी आप उसको डंप करोगे। तो ये सारा इंडस्ट्रियल जो इश्यूज होता है, इससे रिलेटेड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि वहां पर इस तरह का एरिया में हॉस्पिटल्स ना बने, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक पर्सन के लिए जो रिकवर कर रहा है किसी डिसीज से, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया उसे किसी बाय प्रोडक्ट से, जो हवा है उसकी वजह से लंग डिजीजेस हो गई, ये सारी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, आपका जो भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहीं पर आप हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पर साफ सुथरा या शांत वाला माहौल रहे, वो हॉस्पिटल के लिए सबसे बेस्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको प्रोजेक्ट मिला एक हॉस्पिटल बनाने का और आपने ये क्लाइंट को नहीं बताया कि ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल है या कोई भी ऐसा प्लेस है जो कि अच्छा नहीं है किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी तरह के पेशेंट के लिए, चाहे वो एक छोटी सी चोट लेके आए, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे उसको कोई भी और मीडियोकर डिजीज है, किसी भी तरह के पेशेंट के लिए वो एरिया जो है वो सही नहीं रहेगा, रिकवरी अच्छे से नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है या फिर बहुत सारी रिकवरी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर लिया और वहां पर हॉस्पिटल खुल भी गया। अब क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल खुला है तो जो लोग हैं आसपास के वो तो यही सोचेंगे कि पास में हॉस्पिटल है, किसी भी इमरजेंसी के लिए हम वहां पर जा पाएंगे, तो उनके लिए तो वो अच्छा ही है। बट उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये नहीं पता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन नहीं करने की वजह से क्या क्रिएट होता है कि मान लीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है कि एक पेशेंट आया जिसको माइल्ड सा कुछ चोट लगा था, ठीक है, बहुत माइल्ड नहीं, मतलब अच्छा खासा खून वून बह गया था, उतना ज्यादा चोट लगा, ठीक है, और उसको यहाँ पर भर्ती किया गया इस हॉस्पिटल में। और कुछ वहां पर गैस लीक की वजह से, ठीक है, पास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है अगर, तो वहां पर गैस लीक की वजह से क्या हुआ कि कुछ पॉइजनस गैसेस या कुछ अच्छी गैसेस नहीं जिसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है वो रिलीज हो गई, और उस वजह से उस पेशेंट को बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन हो गया। तो एक छोटे से चोट की वजह से वो पर्सन जो है, छोटा सा इन्फेक्शन उसे इतना ज्यादा हो गया कि वो बच नहीं पाया। तो अब इसमें क्या होगा, इस पे केस किस पे जाएगा, क्लाइंट पे जाएगा। क्लाइंट भले ही कितनी बार आपको दोष दे ले, क्योंकि आपका कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया तो आप पे दोष जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर क्लाइंट का होगा, उसका इमेज बर्बाद हो जाएगा, मार्केट में उसका जो भी एक इमेज था वो खराब हो गया, अब वो कभी और काम नहीं कर पाएगा। आपका तो खराब होगा ही, बिकॉज आपने वहां पर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की, आपका तो खराब होगा ही, आपको प्रोडक्शन वहां पर मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर उसके बाद। लेकिन जो क्लाइंट है उसकी तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं उसको, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि क्लाइंट को भी पता होना चाहिए, लेकिन ये आपका ड्यूटी था कि आपने बताना था क्लाइंट को, लेकिन आपने नहीं बताया, तो बिना किसी वजह, बिना किसी बहुत बड़ी गलती के वो क्लाइंट जो है वो सब कुछ खो देगा। तो अवेयरनेस बहुत ही बड़ी चीज है। आपको कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करना है, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी कि किसी भी प्रोडक्ट के एड में अगर दिखाया जाता है कि वो नेचुरल है, वो नेचुरल एक्सट्रैक्टेड चीजों से बना है, एलोवेरा से बना है, हल्दी से बना है, इन सभी चीजों से एड जरूर दिखाया जाता है, लेकिन हमेशा कंटेंट पे जो बॉक्स रहता है उसके कंटेंट पे एक्चुअल चीजें जो यूज हुई हैं उन वो सारी चीजें लिखी जरूर जाती हैं, ताकि अगर आप उनको कहें कि इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्शन नहीं था, हमने हमें रिएक्शन हो गया या वैसा कुछ बोला जाए, तो उनके पास प्रूफ हो कि हमने ये पैकेट पे लिखा, आपने रीड नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, अवेयरनेस करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास एज अ क्लाइंट या एज अ कस्टमर रहनी चाहिए, या फिर एज अ कंपनी आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन भी क्लाइंट तक, कस्टमर तक पहुंचानी है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया। नाउ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, यानी कि
आपको अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट है ही नहीं, यानी कि आपके अंडर जो काम कर रहा है पर्सन, ठीक है, उस पे आपको ट्रस्ट है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपके अंडर 15 लोग काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आपके अंडर 15 लोग काम कर रहे हैं, और उन 15 में से एक जो है वो आपका सेक्रेटरी है जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, या एक कोई कॉन्फिडेंशियल पर्सन है जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और बाकी के जो हैं 14 पर्सन, उन पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर आप ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि एक पर्सन काफी है, वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन लाके दे देता है, तो बाकी पर्सन जो भी काम कर रहे हैं वो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि वो पर्सन का अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। जो 15th पर्सन है वो बाकी के 14 पर्सन में से किसी से भी अगर उसका झगड़ा हो जाए, नोकझोंक हो जाए छोटी मोटी, तो वो गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता है, बीइंग द पर्सन, बीइंग द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बैक द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स तो उस पे उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, आप तो जाके देख नहीं रहे हो कि वहां पर क्या हुआ था, आप भरोसा नहीं करते हो बाकी के 14 लोगों पर, तो जो एक पर्सन बोल रहा है वही आप मानोगे कि हाँ ये पर्सन जो है इस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, इसने कहा कि वो पर्सन फॉल्टी है या उसने गलती की, तो आप उसे पनिश करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि और एक चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पर आपका जो ट्रस्ट नहीं होने के कारण जो बाकी के सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें लगेगा कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, यानी कि आप उन वो जो भी काम कर रहे हैं उस चीज का उनको सही एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, मान लीजिए कि वो जो 14 मेंबर हैं उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो चाहता है कि जानबूझ के ये गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो वो क्या करेगा, वो उस एक पर्सन को ही जाके बोलेगा ये बात कि अरे तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। वो जानता है कि ये पर्सन जो है ये आके मैनेजर को बताएगा ये बात, ये आपको आके बता देगा ये बात, तो वो चाहता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचे, इसीलिए वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर उस पर्सन को बता रहा है जो आपका ट्रस्टेड है, ठीक है। और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपका जो स्टाफ है, ठीक है, उस पे वो पर्सन डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है, उस पर्सन से हर कोई डरेगा क्योंकि सब कोई जानता है कि आप इस पर्सन के अलावा और किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो बाकी लोग कितना भी काम कर ले, अगर इस एक पर्सन ने कह दिया कि ये काम नहीं करता है तो आप उसको पनिश करोगे, तो क्या होगा कि आपने एक बार पनिश किया तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो अच्छा है, वो थोड़ा सा मतलब समझदार है, वो एक्शन नहीं लेगा, तो उसने कहा कि चलो ठीक है हम अच्छे से और काम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपने उसे दोबारा उसी सिचुएशन को लेकर वैसा ही क्रिएट किया, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, वो सोचेगा कि अरे मैं तो काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे यहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गैप क्रिएट होने की वजह से वो एम्प्लॉय खुद भी छोड़ के जा सकता है, या फिर आप अपने किसी अच्छे एम्प्लॉय को हो सकता है कि निकाल दें, ठीक है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है, आप इस रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड एक्शंस ले रहे हैं जो रिपोर्ट एक ही पर्सन लाके दे रहा है आपको, राइट। तो अगर आप वहां पर सबॉर्डिनेट्स में ट्रस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है, या सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो सबॉर्डिनेट्स आपको भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, कोई भी अगर गलती होती है या छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो वो आपको आके नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप उन्हीं को जाके बोलेंगे कि आप ही की गलती वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर कोई काम कर रहा है तो आपको पहले ये जानना है कि वो पर्सन कैसा है, खुद से, किसी और की इंफॉर्मेशन से नहीं, खुद से जानना है कि वो पर्सन कैसा है, उसके बाद जाके एक ट्रस्ट डेवलप करना है उस पर्सन के साथ। पर्टिकुलरली चाहे आपके अंडर 200 लोग ही क्यों ना काम कर रहे हैं, उन 200 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपको वहां पर एक ट्रस्ट डेवलप करना होगा अपने तरफ से भी और उनके तरफ से भी, कि उनको भी अगर कोई परेशानी है तो वो जाके आपसे बात कर सके खुलकर कि हाँ सर कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहाँ क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आपके पास अगर कुछ ऑप्शंस है तो बताइए प्लीज, ठीक है। तो मतलब जो भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा, आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो वर्किंग, देखो काम भी करना एक तरह का रिलेशनशिप होता है, तो कोई भी रिलेशनशिप आपका काम नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पर ट्रस्ट नहीं डेवलप कर लेते हैं, अंडरस्टूड। लास्ट थिंग इज इग्नोरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि कई बार ऐसा होता है जैसे कि ऊपर वाले सिचुएशन में हुआ
कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो जानते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर वो जानते हैं कि आप डांटोगे, या फिर वो जानते हैं कि आप पनिश करोगे, तो वो क्या करेंगे, वो बात ही नहीं करने जाएंगे आपसे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इग्नोर कर रहे हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास आके बता ही नहीं रहे हैं कुछ बात, आपके कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, वो आपके पास आके बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि परेशानी बढ़ती जा रही है, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि परेशानी हो रही है, तो आप उसका सोल्यूशन ही नहीं बता सकते हो। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप वहां पर मैनेजर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है वहां पर करने की काम, तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? या फिर मान लीजिए आपकी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ काम है जो कंप्लीट टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आपने बार बार देखा कि वो काम जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है टाइम पे, नहीं हो रहा है टाइम पे, आपने एक बार नहीं टोका, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ हो गया। यस, तो इग्नोरेंस मतलब कि आप यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको जितनी भी परेशानी आ रही है, कोई जैसे मैनेजर हो गया, उसके पास एक बार रिपोर्ट लेट से आई तो उसने ये एम्प्लॉय को नहीं कहा कुछ भी, उसने अपने आप ही सोच लिया कि हो सकता है कि एम्प्लॉय को कोई काम हो, इस वजह से उसने टाइम पे रिपोर्ट नहीं दी। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि एम्प्लॉय ने ये सोच लिया कि अरे कोई बात नहीं, एक दिन डिले हुआ था तो लास्ट टाइम सर ने कुछ नहीं कहा था, तो वो फिर से एक दिन 2 दिन डिले करके दे रहा है आपको रिपोर्ट। बार बार ऐसा होता जाएगा जब तक आप उसे ये कहें ना कि ये रिपोर्ट जो है इस टाइम पे मांगी थी तो इसी टाइम पे आप देंगे मुझे। ठीक है, यही रीजन होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे लोग रहते हैं, वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। रीजन यही रहता है कि अगर आप वहां पर स्लैक हो जाएंगे ना, अगर आप वहां पर कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो कल कर लो, इससे क्या होता है ना कि सामने वाले लोगों को लगेगा कि ये मैटर सीरियस नहीं है, या ये मैटर जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हर काम इंपॉर्टेंट हो रहा है तभी तो आप वहां पर काम कर रहे हो। तो इसी वजह से आपका जो भी काम हो रहा है वहां पर आपको इम्पोर्टेंट जो भी काम हो रहा है उन सभी काम के लिए आपको वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप बीइंग अ मैनेजर, आप वहां पर अगर जो भी काम हो रहा है उसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको टाइम पे काम करवाना है, ये कम्युनिकेट आपको अपने एम्प्लॉयज तक करना होगा कि ये जो भी काम मैंने दिया है ये टाइम पे आपको कंप्लीट करना है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्योंकि अगर कॉन्सिक्वेंसेज आप नहीं दिखाओगे, अगर आप उनको नहीं बताओगे कि अगर नहीं किया तो आपको कुछ नुकसान भरना पड़ेगा, तो वो स्लैक हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाद में कर देंगे, या उनके ओपिनियन में वो जो जरूरी काम होगा वही काम पहले करेंगे। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये काम आपको उसे बताना है। ठीक है, ताकि आपका जो स्लैकनेस है या आपका जो काम है वो डिले ना हो। ठीक है, यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम, जो भी यहाँ पर पढ़ाया मैंने इंडिविजुअल बैरियर्स में, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, डिफरेंस इन पर्सनालिटी में, परसेप्शन डिफरेंस में, फियर में, नो स्टीरियोटाइप, मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? सब समझ गए? ये मैम फाइल एक बार मैंने, हेलो इफेक्ट बता दीजिए ना। हेलो इफेक्ट बता दें। हेलो इफेक्ट में देखो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो इम्प्रेशन है वो एक इम्प्रेशन बन जाता है। एक हेलो इफेक्ट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जो, मान लीजिए कि आपको कोई एक काम करते देख रहा है, ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट एक बनाने के लिए बोला कि आपको ये असाइनमेंट जो है ये सबमिट करना है मुझे विद इन अ वीक। एक वीक मैंने दिया कि एक वीक में आप ये जो है असाइनमेंट चेक कर लीजिए, ठीक है, या जमा कर दीजिए। तो आप अगर एक वीक में नहीं कर पा रहे हो, तो मान लीजिए कोई किसी के इश्यू हो गया, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको आपको देखना पड़ा, जिसकी वजह से आप एक वीक में सबमिट नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा कि अगर मेरे दिमाग में ये इफेक्ट बैठ गया कि ये पर्सन जो है या ये जो स्टूडेंट है ये हमेशा डिले करता है हर एक चीज में, ये अच्छा पढ़ने वाला नहीं है, मतलब ये सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे जस्ट बिकॉज आपने एक असाइनमेंट जो है उसमें सबमिट करने में डिले कर दिया। या फिर अगर मैं उल्टा करूं, जैसे कि अगर मैं क्लास में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है, और अगर आपको लगे मतलब बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, और किसी एक सिचुएशन में ऐसा हो कि आपको लगे कि हाँ मैम हमारी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं हेल्प नहीं कर सकती या मैं हेल्प नहीं करना चाहती हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हेल्प करूंगी,
क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि मेरा बिहेवियर आपके प्रति वैसा है कि मैम को अगर कुछ भी लगता है मैम हेल्प कर देती हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या क्रिएट कर देता है, ये आपके माइंड में इस तरह का बिहेव जो आपका इमेज है वो क्रिएट कर देता है एक पर्सन के लिए कि अगर ये पढ़ाती अच्छा है तो अगर ये समझाते अच्छे से हैं, अगर ये प्यार से बात करती हैं तो ये मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो हर एक चीज में मैं आपकी हेल्प करूं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया है कि हो सकता है ये मेरी हेल्प कर दें या ये हेल्प कर सकती है मेरी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर ऑफ इन द क्लास, ठीक है। तो ये सारा जो हैलो इफेक्ट है, तो बेस्ड ऑन सम इम्प्रेशन, ठीक है, आपका जो इम्प्रेशन है वो किस पे, वन और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक या कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक, कुछ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपने उसे जज कर लिया, ठीक है, कि ये बाकी काम भी उसी तरह करता होगा, ठीक है। अगर ये खाना लेट से खाता है तो ये रिपोर्ट भी लेट से सबमिट करेगा, अगर ये रिपोर्ट लेट से सबमिट करता है तो इसने रिपोर्ट अच्छी नहीं लिखी होगी, ठीक है। इसने प्रेजेंटेशन में अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं प्रेजेंट करेगा, पीपीटी में अगर इसके जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर इसने बहुत सुंदर बनाई है तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अगर इसने कपड़े अच्छे पहने हैं या डिजाइनर क्लोथ्स पहने हैं तो ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करता होगा या बहुत अच्छे से काम करता होगा। तो इस तरह का आपका एक इमेज क्रिएट हो जाता है कुछ काम को लेकर, ठीक है। कुछ काम आपने उसको करते हुए देखा और उसके बेसिस पे क्या होगा कि आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ये ऐसे ही काम करता है हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन भी है, अ मैनेजर माइट आइडेंटिफाइड वन ट्रेड ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज एन एक्सीलेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। मतलब अगर एक मैनेजर ने क्या देखा कि वो जो पर्सन है वो कभी भी एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है, और हमेशा प्रेजेंट रहता है, हर दिन काम पे आता है, और इससे क्या उसने डिड्यूस कर दिया, क्या सोच लिया उसने कि अगर हर दिन आता है तो हर दिन अच्छे से काम करता होगा और बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन है कि जस्ट बिकॉज समवन, या फिर ये एक नॉर्मल परसेप्शन है, रियल लाइफ का ये सिनारियो है कि बहुत ऑफिसेज में ऐसा होता है कि अगर आप मान लीजिए आपका वर्किंग आवर 9 to 6 है, ठीक है, और अगर आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक रुककर काम कर रहे हैं तो ऐसा लोगों को परसीव होता है, मतलब लगता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका 9 to 6 वर्किंग आवर है और आप 9 to 6 में खत्म करके जा रहे हो तो इसका मतलब ही ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से काम करके गए हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप 6 बजे टाइमिंग है 6 बजे निकल गए तो आपका काम अच्छे से नहीं किया आपने, ठीक है। काम का ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है, जो काम आपने किया है किस तरीके से किया है ये मैटर करना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट? नो मैम। किसी भी और चीज में कोई भी, ये फाइल एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा जो भी चीज यहाँ पे पढ़ाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए और एक फाइल मैंने जो भेजी थी दैट इज योर क्रॉस कल्चर बैरियर, इसको भी यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। सी क्रॉस कल्चर बैरियर होता क्या है? क्रॉस कल्चर का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग जब एक साथ काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज्यादा हर जगह आजकल पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर बहुत अलग अलग जगह जाते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी गिवन टाइम पीरियड में अभी भी आप अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि अगर आप पटना में हैं या बिहार में हैं तो आपको हर एक ऑफिस में सब बिहारी मिल जाएगा। जी दैट जी। इज यस, बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आपको वहां पर बंगाली मिल सकते हैं, आपको वहां पर हो सकता है कि उड़ीसा से कुछ लोग आए हों, अलग अलग जगह पर, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ऐसी जगह जहां लोग माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां पर आपको क्रॉस कल्चर बहुत वेरियर मतलब बहुत बड़े रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पर हर स्टेट से लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा लोग कहीं कोई नॉर्थ से आया होगा, कोई वेस्ट से आया होगा, कोई ईस्ट से आया होगा, कोई वहीं का रहने वाला होगा। तो ये सारा क्रॉस कल्चर का मतलब क्या होता है कि जहां से आप बिलोंग करते हैं आपका एक कल्चर है, जहां से कोई और बिलोंग करता है वो उसका कल्चर है,
और ये सारी चीजें जो आपने बचपन से सीखी या जो आपने बचपन से आपके बिलीव हैं, ठीक है, वो जब बैरियर क्रिएट कर देते हैं आपके कम्युनिकेशन में किसी पर्सन को लेकर, तो उन बैरियर्स को हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बैरियर्स या क्रॉस कल्चर बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं? ठीक है, इसका सबसे पहला तो रीजन ये है कि आजकल की जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर ये मैटर नहीं करता है, बहुत सारे लोग मैटर नहीं करता है कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर बिहारी हूँ, पटना में रहती हूँ, तो मुझे यहीं पे जॉब चाहिए, ये पर्टिकुलर नहीं है। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हो सकता है कि मैं मुंबई भी चली जाऊं, हो सकता है कि मैं दिल्ली भी चली जाऊं, हो सकता है मैं गुजरात चली जाऊं, जहां मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी मेरे करियर के डेवलपमेंट के लिए, वहां मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका एक जो नेसेसिटी होता है घर में रहने वाला, वो बहुत कम होते जा रहा है। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे आज भी जो घर के पास रह के ही काम करना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, आजकल जहां जिसको अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां वो जाना चाहता है ताकि उसका करियर आगे बढ़े। ठीक है ना, क्या क्या यहाँ पर चीजें मैटर करती हैं जो बैरियर क्रिएट कर सकती हैं? ठीक है, क्रॉस कल्चर में क्या क्या चीजें बैरियर क्रिएट करती हैं? लैंग्वेज, लैंग्वेज आपका बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अगर कोई सेम कल्चर का पर्सन है, उसको अपने ही कल्चर का लोग कहीं बाहर में मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली मुंबई के एरिया में अगर आपको अपना ही कल्चर का कोई आदमी मिल जाए तो आप उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लैंग्वेज में बातें करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो अगर आपकी बातें सुनेंगे, हो सकता है कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, वो पर्सन ने अगर सुन लिया या उसके पर्सन के सामने ही आप बात कर रहे हो, तो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आपने यूज कर दिया जो उसे बुरा लग गया, हालांकि उसे ये नहीं पता कि उस वर्ड का कुछ अलग मीनिंग है आपके लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि लैंग्वेज बहुत बड़ी बैरियर क्रिएट कर देती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग रीजन में, ठीक है, सेम वर्ड यूज होता है, क्योंकि हमारा जितना भी लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं इंडिया में जिनका बेसिस संस्कृत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनका बेसिस संस्कृत है और उन्हीं से वर्ड उठाकर उन लैंग्वेजेस में डाले गए। तो कुछ वर्ड सेम रहते हैं मीनिंग में, कुछ वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बंगाली अगर बोल रहे हैं, उड़िया अगर बोल रहे हैं, तमिल अगर बोल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हो जाते हैं जो आपको आप हिंदी में भी अजीब लगते हैं वो सब सुनने में। ठीक, का मीनिंग कुछ अलग डिफरेंट लगता है या अटपटा सा वर्ड हो जाता है। ठीक है, इन सभी रीजन की वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पर बैरियर क्रिएट हो जाता है। वो पर्सन कुछ और बात कर रहा होगा और आपको यहाँ पर कुछ और ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो अपना जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें आप सबके सामने कभी भी बात मत करो। अगर आपके पास 3 लोग खड़े हैं और 3 में से 2 सेम लैंग्वेज जानते हैं, तो आप उन दोनों उस तीसरे पर्सन को एक्सक्लूड फील करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2 पर्सन जो हैं आपस में अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो जो तीसरा पर्सन है उसे बहुत खराब लगेगा। ठीक है, ये अच्छा मैनरिज्म नहीं है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है कि आप किसी तीसरे पर्सन के सामने अपनी लैंग्वेज में बात करें जो वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हमेशा बेसिक जो है या ऐसा लैंग्वेज चूज करिए कम्युनिकेट करने में कि 3 पर्सन या 4 पर्सन जितने भी लोग हैं आपके साथ बात कर रहे हैं उन सभी को समझ में आए कि आप वहां पर क्या बात कर रहे हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपका जेस्चर्स होता है या जो एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे ये चीज ना फॉरेनर्स बहुत सारे बोलते हैं, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उन सभी का एक चीज उन्होंने नोटिस किया है कि हम इंडियंस जब भी बात करते हैं तो हम सर बहुत ज्यादा हिलाते हैं। ठीक है, वेन एवर वी टॉक तो हम सर बहुत ज्यादा हिलाते हैं। ये चीज फॉरेनर ने नोट की और ये चीज बहुत ज्यादा गूगल पे सर्च भी की गई है कि वाई डू इंडियंस और वाई डू एशियंस नॉट देयर हेड एवरी टाइम वी टॉक। तो ये चीज क्या होता है, ये एक हमारा बॉडी लैंग्वेज है, ये हमारा जेस्चर है, ये मतलब बात करने का हमारा तरीका है।
या समझ जाने का हमारा तरीका है। अगर हम सर हिला के ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब हम समझ गए या हम आपकी बात सुन रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जो हमारे जेस्चर्स हैं वो हम फॉलो अप करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये जेस्चर्स कॉमन ना हो। ठीक है, वहां पर ऐसे जेस्चर्स नहीं किए जाते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जेस्चर्स गलत माने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जिसमें अगर आप इस तरह हाथ कर रहे हो या ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये सारे जेस्चर्स अलग माने जाते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जेस्चर्स का या आपका एक्सप्रेशंस का, वो बहुत ही ज्यादा वेराई करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अगर हंस रहे हो तो हर जगह हंसना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। राइट, आप हर एक सिचुएशन में हंस नहीं सकते हो। तो आपके जो जेस्चर्स हैं या बॉडी लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए इस तरीके का जो आपका गैदरिंग है या कहाँ आप क्या काम कर रहे हो, वो सारी चीजों पे डिपेंड करना चाहिए कि आप किस तरह का वहां पर अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि अ फ्रेंडली हग माइट बी एक्सेप्टेबल इन एन इनफॉर्मल गैदरिंग नॉट अ बिजनेस मीटिंग। यानी कि अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप, अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड भी है, आप बहुत साल से उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कभी भी उनसे गले नहीं मिलेंगे, आप हाथ मिलाएंगे। आप का बात करने का तरीका एक होगा कि आप पूछेंगे कि कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये सब। लेकिन आप कभी भी गले नहीं मिलेंगे, ये बिजनेस मीटिंग के लिए सही नहीं रहता है ये जेस्चर। ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल गैदरिंग के लिए सही है, जहां पर आप बिजनेस से इंक्लूड कोई बात नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 साल से दो पर्सन जो हैं, दो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से आपस में उनका बिजनेस चलता रहता है, तो उनकी दोस्ती हो गई। अब वो बिजनेस मीटिंग के लिए जब जा रहे हैं तो वो हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि वो बहुत साल से एक दूसरे से काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो इनफॉर्मली मिल रहे हैं, मानने की आपका बिजनेस मीटिंग हो गया, उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर खाना खाते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल गैदरिंग हो गया। इवन दो आप सेम पर्सन के साथ वहां पर बात कर रहे हो, बट स्टिल आपका ये इनफॉर्मल गैदरिंग हुआ, जहां पर बिजनेस से रिलेटेड बात अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, बहुत खुल के आप, क्योंकि वो 5 साल से आपके फ्रेंड रह चुके हैं, तो आप उनसे बहुत खुल के वहां पर बात कर सकते हो, किसी भी चीज को लेकर, पर्सनल मैटर को लेकर, या आपको कोई भी परेशानी हो रही है बिजनेस से रिलेटेड, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो इनफॉर्मल के लिए सही रहती है, जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल के लिए भी सही हो। ठीक है, कल्चर से इससे क्या लेना देना है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत जगह ग्रीटिंग करने का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है, आपको पता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज में दिखाया है, अलग अलग तरीके से आप ग्रीट करते हैं। ठीक है, तो आप किस जगह वहां पर जा रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे कल्चर में जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहीं फ्रांस जा रहे हैं, कभी आपको मौका मिला फ्रांस जाने का, तो वहां पर अगर आप जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनके लैंग्वेज में ही उनको हेलो बोले, या उनको मतलब किसी का लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो बेटर है कि आप उनसे पूछ ले। ठीक है, या पहले सीख ले, गलत बोलने से ज्यादा बेटर है कि आप पहले सीख ले। ठीक है, तो ये आपका एक मैनरिज्म होता है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज है उन सभी को संभाल के क्रॉस कल्चर में रखना है। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ भी स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर होता है, पहले ही बताया था, जरूरी नहीं है कि कोई एक टाइप में अगर आपका है बैरियर तो वो दूसरे में नहीं आएगा। यहाँ पर भी सेम बैरियर रहता है कि अगर कोई एक, मान लीजिए कोई बंगाली है, तो उस बंगाली लोगों को बेस्ड कोई आपका नोशन है कि बंगाली लोग को मीठा बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल में हर रहने वाला आदमी मीठा ही खाता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको मीठा नहीं पसंद है, तो क्या उसको बोलोगे कि बंगाली नहीं है वो? तो दिस इज अ स्टीरियोटाइप। ठीक है, ये एक स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर है, बहुत लोगों को हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज अ थिंग, कि यहाँ पर बहुत लोगों को मीठा पसंद हो सकता है। बट इसके बेस्ड आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर वो बंगाली है तो वो मीठा खाएगा ही खाएगा, ये नेसेसिटी नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो कुछ लोग करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसके बेस्ड पे आप उनको जज नहीं कर सकते हो कि जो बंगाली है वही करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह का हेलो इफेक्ट हो गया ना। स्टीरियो वो, हाँ बच्चे बोलो। ये भी तो एक टाइप का हेलो इफेक्ट हो गया कि सबके सबका परसेप्शन बन गया है कि वो मीठा हम्म। खाते हैं।
1 मिनट, यहाँ पर मुझे साउंड नहीं आ रहा है, पता नहीं। साउंड नहीं। यस, कैन यू स्पीक अगेन? मैम मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया है बंगाली लोग का, तो ये भी तो एक टाइप का हेलो इफेक्ट हो गया ना मैम, कि वो सबके सबका परसेप्शन बन चुका है कि वो मीठा खाते हैं, और अगर नहीं नहीं खा रहे हैं तो कुछ डाउट डाउट करते हैं उन पर। हेलो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मीठा खा रहे हैं इसके बेसिस पे आप कोई और काम पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेट करना कि वो मीठा खाते हैं तो बंगाली हैं, या फिर बंगाली हैं तो मीठा खाते ही होंगे, ये स्टीरियोटाइप है। अगर वो मीठा खाते हैं तो इसका मतलब कि वो मीठा बोलते होंगे, या फिर वो किसी से झगड़ा नहीं करते होंगे, या फिर बहुत आराम से काम करते हैं, ढीला ढाला काम करते हैं। ये सब आपका हेलो इफेक्ट हो गया। यानी कि बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक आप बाकी सभी काम पे उसको उसी तरह जज कर रहे हो। यस मैम। ओके, तो स्टीरियोटाइप मतलब कोई एक बेसिक चीज पे होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, और भी हो सकता है, लेकिन उसके बेस्ड के आप किसी और चीज पर बेस्ड अगर करते हो तो दैट इज हैलो इफेक्ट। अगर स्टीरियोटाइप है, इसका मतलब कि आप बस जज कर रहे हो उसको बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स, ठीक है, कहाँ से वो आया है वो पर्सन, उसका क्या अपब्रिंगिंग है, ठीक है, किस तरह के उसके पेरेंट्स हैं, किस तरह का उसका ड्रेसिंग सेंस है, इसके ऊपर आप वहां पर जज कर रहे हो उसको, ठीक है। तो दीज आर स्टीरियोटाइप्स। नाउ इम्प्रूविंग, किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस कल्चर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रॉस कल्चर आपका इसी बेस्ड पे रहता है। यही 3 चीज हैं जिसकी वजह से आपका क्रॉस कल्चर बैरियर आता है, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, तो उस कल्चर के बेस पे आप किसी को अगर डिस्क्रिमिनेट करते हो, देन दैट इज व्हाट कल्चर, क्रॉस कल्चर बैरियर, विच क्रिएट्स अ बैरियर इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो पर्सन आपसे बात नहीं कर सकता है, या अच्छे से आप उससे बात नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें आपका बैरियर क्रिएट कर देती है। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरह आप क्रॉस कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि क्रॉस कल्चर बैरियर्स को किस तरह हटा सकते हैं। तो बी अवेयर का मतलब कि आपको अवेयर रहना है, अज्यूमशंस नहीं करने हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको निकाल दीजिए, पहले उस पर्सन को जानिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानिए, ठीक है, उस पर्सन को अच्छे से जानिए, और उसके बाद आप उसका परफॉर्मेंस देख के आप बता सकते हैं कि वो एम्प्लॉय कैसा है। सिर्फ आप अज्यूमशन के बेस पे नहीं बता सकते कि वो किस तरह का एम्प्लॉय है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट मीनिंगफुल और कॉन्वर्सेशन, मतलब इस तरह का कॉन्वर्सेशन नहीं करना है कि अरे तुम्हारे यहाँ शादी किस तरह की होती है, तुम्हारे यहाँ खाना किस तरह का बनता है, ये अच्छा तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी और कल्चर के लोग को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप उससे जान सकते हैं कि क्या क्या चीजें उनके कल्चर में होती हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तब जब आप उस पर्सन के साथ फ्रेंडली हो जाएं, ठीक है। आप ऐसे ही किसी को जाकर नहीं पूछ सकते कि हाँ तुम्हारे कल्चर में कैसा होता है ये वो, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन करना है तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो अगर काम से रिलेटेड बात है तो पहले काम से रिलेटेड बात करिए, अगर इनफॉर्मल करना है तो उस पर्सन के बारे में जानिए कि हाउ वाज योर लाइफ, ठीक है, वेयर डिड यू स्टडीड, व्हाट ऑल थिंग्स यू लाइक, ठीक है, उस पर्सन के बारे में पर्सनली जानिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। कि अगर मतलब मान लीजिए आप किसी बंगाली से मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप जाके सीधा उससे पूछ ले कि अरे तुम्हें मीठा तो पसंद होगा ही, ठीक है, या फिर तुम्हें मीठा नहीं पसंद है क्या, ये कन्वर्सेशन नहीं करना है, ठीक है। आप उनसे जाके पूछिए कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आपने यहाँ गए हैं वहां गए हैं, इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उनको स्टीरियोटिपिकल ना लगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो उनको हर्ट फील हो, ठीक है। तो इमर्जेंस एम्ब्रेस एलिजिबिलिटी, मतलब कि उनका जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि उनका जो कंफर्ट जोन है, ठीक है, उससे तो बाहर निकलना ही है आपको भी और उनको भी, लेकिन अपने पर्सनल स्पेस को भी क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले हैं
तो आप उनके बारे में हर कुछ जानना चाहें। जस्ट बिकॉज दे आर टॉकिंग डजंट मीन कि आप उनके बारे में हर कुछ जानना चाहें। ठीक है, वो बस बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप भी अपने तरफ से कुछ बताइए कि आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, क्या क्या चीजें जानते हैं, क्या क्या चीजें पसंद हैं। ठीक है, तो आपको अपने बैरियर से, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ स्टीरियोटिपिकल नोशंस हैं कुछ कल्चर्स को लेकर, तो उसको हटाइए, उसको बाहर निकल के उसके अलावा कुछ यहाँ पर जानिए उस पर्सन के बारे में। और अगर आपको लगता है कि आपके बारे में किसी और के मन में ऐसा कुछ ख्याल है, तो उन सबको हटाकर यहाँ पर आप अपना बैरियर्स जो है वो हटा लीजिए। ठीक है ना, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था जो डाउट होना चाहिए, बट अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये फाइल भी मैंने सेंड कर दी है, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, अच्छे से आप समझ सकते हो। कोई भी चीज जो यहाँ पर आपको परेशान कुछ लग रहा है जो नहीं समझ में आया, तो वो मुझसे पूछ लो। मेन थिंग यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि क्या क्या बैरियर्स, जो स्पेसिफिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं क्रॉस कल्चर में, दैट इज लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड स्टीरियोटाइप। इन्हीं तीनों चीजों की वजह से आपका क्रॉस कल्चर बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, इम्प्रूव कैसे करना है ये बता दिया है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि किस तरह आपको इम्प्रूव कर सकते हो अपने तरीके से। कोई मैम डाउट इस? मैम हाँ एक बार बच्चे, बॉडी लैंग्वेज फिर से बता दीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज जो होता है हर एक कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज जो होते हैं, ठीक है, वो हर जगह काम नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं और आपका वो बॉडी लैंग्वेज जो है या वो जेस्चर जो है वो कुछ और मीनिंग क्रिएट करता है। ठीक है, कुछ और मतलब क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी के सामने एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज, ये एक रूल है चाइना या जापान में कि अगर आप किसी के साथ खाने के लिए बैठे हैं, तो पहली बात तो आप कभी भी वहां पर मोबाइल फोन या कुछ भी बुक वगैरह नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन बात कर रहा है तो उस टाइम जब तक वो बात कर रहा है तब तक आप भी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बात कर रहा है और आप खाते जा रहे हैं, आप नहीं खाएंगे, आप पहले उसकी बात सुनेंगे है तो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बैरियर क्रिएट होता है बॉडी लैंग्वेज में, कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी आपने बहुत नॉर्मली देखा होगा कि अगर कोई पर्सन से आप बात कर रहे हैं, तो अगर खाने खाने बैठे हैं तो वो खाने खाता जा रहा है जब तक आप बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो खाना खा लेगा तो फिर वो रिप्लाई करेगा आपको। तो ये सारे जो चीजें होती हैं, ये अगर आप किसी ऐसे पर्सन के सामने करेंगे जिसके कल्चर में ऐसा नहीं होता है, तो पहली बात तो वो भी जज करेगा आपको कि ये मैनर अच्छा नहीं है इसका। ठीक है, ये तरीका अच्छा नहीं है इसका, ये बात नहीं सुन रहा है मेरी, ये ध्यान नहीं दे रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि आपका जो इमेज होगा कि आप जैसे अगर आपने किसी से बात किया और वो आप देख रहे हो कि वो खाना नहीं खा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपके बात करने की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा है, तो आप चुप हो जाओगे। ठीक है, ये आपका जेस्चर्स हो गया। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस कई बार ऐसा होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमार होने की वजह से, किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो उसका चेहरा उतरा हुआ रहता है, तो कई बार कोई इंटरप्रेट कर लेता है, यानी कि उसको देख के किसी को हो सकता है लगे कि इसका काम करने का मन नहीं है, या मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बात करने का मन नहीं है इसका। ठीक है, तो ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है, ये चीज अगर आप उनको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें यही लगेगा कि आप उस काम में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप जो बात की जा रही है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर कुछ भी, तो आपको ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो ऑडियंस पहले तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और आप जो भी वहां पर बोल रहे हो वो ध्यान नहीं रहेगा उनको। ठीक है, उनको लगेगा कि वो सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हो, बात बता रहे हो, समझा रहे हो, तो वो आपकी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यस मैम। एनी मोर? और कोई डाउट? चलिए, नहीं है डाउट तो आपका
सॉरी, नहीं समझे बच्चे क्या कहना चाह रहे हो। बुट्टी क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? ओके तो यहाँ पर ये फोल्डर आपके पास है, इसको पढ़िएगा। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। अटेंडेंस मैंने ले लिया है, अभी के लिए इतना ही। मैम अगर अटेंडेंस कौन बना रहा है मैम? अटेंडेंस मैं बना रहा हूँ बच्चे। मैम अभी तक का टोटल 14 क्लास में हम 4 ही दिन प्रेजेंट हुए हैं। 4 ही दिन? 14 क्लास ओवरऑल की बात कर रहे हैं मैम, मैसेज आया है अभी देख रहे हैं। आई चेक इट, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। हो सकता है कि बाद में मैंने रिफ्रेश किया होगा ना, तो उन्होंने मैसेज या फिर जो फोल्डर वो क्रिएट कर रहे थे उसके बाद मैंने अटेंडेंस चढ़ाया होगा, क्योंकि कभी कभी आपका लगातार क्लास है ना, मेरा 12 बजे तक लगातार क्लास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी 2-3 क्लास हैं, तो जब टाइम मिलता है मैं तब अपडेट करती हूँ। तो अगर हो सकता है कि लेट अपडेट करने की वजह से आपका नहीं हुआ होगा, मैं चेक कर लूंगी आपका, ठीक है। मम्मी के पास मैसेज आ रहा है मैम, मम्मी फोन करके व्हाट्सअप करती है, देखो क्या जा कर रहा है, क्लास नहीं कर रहा है तुम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.